हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। स्टार्टिंग जी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए या फिर एनएचपीसी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और दूसरा, इनको ही बच्चे थोड़ा सा डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे इनके एक्सप्लेनेशन को, तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये अभी रिसेंटली हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं मिस्टर सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। उनके कारण जो है, वैसे भी ये क्वेश्चन आपका उपराष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे बच्चे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इनका टेन्योर अगर आप देखेंगे बच्चे, ये आपका 10 साल का है, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति थे और 10 साल तक जो है इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया, ठीक है। 1952 में ये आपके इलेक्ट हुए, फिर आपके 1957 तक जो है आपके इलेक्ट हुए, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 10 साल का इनका टेन्योर रहा और इनके समय में प्रेसिडेंट रहे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस राधाकृष्णन, आपको इनका नाम याद रखना है। अगला है हैरी पॉटर श्रृंखला। हैरी पॉटर जो बाद में हमें फीचर फिल्म के रूप में दिखाई दी, वो पहले बच्चे आपका एक नोवेल है, एक किताब है। तो ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी है जेके राउलिंग ने, ठीक है। ये जो है इसके राइटर है, ठीक है, ये इसके राइटर है। और उसके अलावा कुछ और मैं आपको इंग्लिश नोवेल बताऊंगी जिनके राइटर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि बच्चे वॉर एंड पीस है, ये किसका है? ये लियो टॉल्स्टॉय का है, ठीक है। आपका यूटोपिया है, ये किसका है? आपका थॉमस मूर का है, ठीक है। उसके अलावा वेस्टलैंड जो है आपका, ये टीएस एलियट का है, ठीक है। आपको टाइम मशीन है एच.जी. वेल्स का, ठीक है। द टेम्पेस्ट है, ये आपका विलियम शेक्सपियर का है। और रोमियो एंड जूलियट, ये भी आपका विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका फार्म हाउस है, ये आपका जॉर्ज ऑरवेल का है, ठीक है। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये आपका चार्ल्स डिकेंस का है, ठीक है। एलिस इन वंडरलैंड, ये आपका लुइस कैरोल का है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन थॉमस कैरलाइल का है, ठीक है। उसके अलावा द रूम ऑफ द रूफ, ये रस्किन बॉन्ड का है। तो ये क्या है? ये इंग्लिश नॉवेल्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी है, इंग्लिश राइटर्स हैं या फिर भारतीय ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनकी किताबें भी एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश ऑथर हैं, इनकी किताबों को आपको ध्यान रखना है। अगला है युमथांग घाटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो युमथांग वैली जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में जो है आपको मिलेगा। और ये है बच्चे आपका सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम आपका एक हिमालयन स्टेट है, यहाँ पे आपका युमथांग वैली है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ और वैलीज हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। एक ही बच्चे आपका जुको, ठीक है, ये लिखा जाता है डी से, पढ़ने में जो है जुको पढ़ते हैं। तो जुको वैली आपके मणिपुर और नागालैंड दोनों स्टेट में आती है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके वाइल्ड फ्लावर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपकी जीरो वैली है, जीरो वैली आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसका नाम याद रखेंगे, जीरो वैली, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो है आपकी तवांग वैली आती है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। एक आपकी बराक वैली है, क्योंकि बराक नदी है यहाँ पे, ये है आपकी असम में, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जोंगू वैली है, ये आपका सिक्किम में है। तो ये कुछ घाटियां हैं जो कि आपको भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पे आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका बच्चे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, युमथांग वैली सिक्किम में। अगला बच्चे ब्रिटिश भारत की शीतकालीन राजधानी क्या थी? शीतकालीन का मतलब क्या है? सर्दियों में, ठीक है। तो शीतकालीन राजधानी जो है भारत की क्या थी? ये थी आपकी शिमला, शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ठीक है। तो शिमला जो है एक टाइम पीरियड पर ब्रिटिश भारत की शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और अगर बच्चे कैपिटल की बात करें ना, तो 1911 में जो है आपका ये कैपिटल जो है आपकी दिल्ली लाई गई, ठीक है। उसके बाद जो है आपका विंटर कैपिटल आपका बनाया गया किसे? ये आपका शिमला को बनाया गया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 1911 में जब आपकी द कैपिटल वाज ऑफिशियली मूव टू दिल्ली, विच देन बिकम द विंटर कैपिटल एज द गवर्नमेंट रीलोकेटेड टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड न्यू दिल्ली इन 1931, है ना। उसके बाद में दिल्ली को एज ए कंट्री डेवलप होने, एज ए कैपिटल डेवलप होने में काफी समय लगा, ठीक है। और नई दिल्ली जिसे हम आज कहते हैं ना, वो बच्चे कोलकाता से शिफ्ट होते होते जो है राजधानी को 1931 का समय लगा। तो 1931 में फाइनली जो हमारी राजधानी थी, कैपिटल थी, उसे जो है आपका शिफ्ट किया गया नई दिल्ली में। उससे पहले जो है राजधानी कहाँ पे थी? ये थी आपकी कलकत्ता, ठीक है। और इनिशियली जो है आपका शुरुआत में इसी को जो है शीतकालीन राजधानी बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है बच्चे आपका शिमला को शीतकालीन राजधानी बनाया गया। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर? इस क्वेश्चन में
जो आपका डेट है वो भी याद रखना, जो वेन्यू है वो भी याद रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो बैठक हुई थी आपकी नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है, दिल्ली का उस वक्त है ना, नई दिल्ली तो बाद में बना है, दिल्ली में उस वक्त बच्चे आपका हुआ था। और दूसरा आता है इसकी डेट, तो 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की नई दिल्ली में, ठीक है। और ये मीटिंग जिस जगह पे होती है ना उसका नाम है आपका सेंट्रल हॉल, पार्लियामेंट हाउस का जो सेंट्रल हॉल है, यहाँ पे जो है आपका पहली बार हमारी संविधान सभा की बैठक होती है। इस बैठक के अस्थायी सदस्य के रूप में सत्येंद्रनाथ सिन्हा को चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब बैठक का आयोजन होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जो है पहले परमानेंट अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बच्चे आपको याद रखना है। अच्छा, भारत के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? सबसे पहले है पन्हाला, महाराष्ट्र में है, सही है। माउंट आबू राजस्थान में है, सही है। कोडेकनाल तमिलनाडु में है, ये आपका सही है। बद्रीनाथ हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बद्रीनाथ आपका कहाँ पे है? यूके यानी कि उत्तराखंड में है, ठीक है। और बद्रीनाथ बच्चे धामों में आता है। हमारे भारतवर्ष में जो है हिंदू रिलीजन के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो है आपके 4 धाम बताए गए हैं, उसमें से एक जो है उत्तर में बद्रीनाथ है, ठीक है। अगर आप पूर्व में जाएंगे तो वहां पे जगन्नाथपुरी है, अगर आप पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पे द्वारकाधीश है, और दक्षिण में जाएंगे तो वहां पे आपका रामेश्वरम है, ठीक है। उत्तर में आएंगे तो आपका जो है बद्रीनाथ है। तो इस तरीके से जो है आपके क्या है, 4 जो है धामों के नाम से ये 4 जगह जो है आपके फेमस है, ठीक है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में भगवान विष्णु, ये भी याद रखना, क्योंकि जो फेमस टेम्पल है ना बच्चे, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन से भगवान की पूजा की जाती है, कौन से आराध्य को पूजा जाता है। तो केदारनाथ की बात करें तो वहां पे बच्चे आपका शिव को पूजा जाता है, ठीक है। बद्रीनाथ की बात करें तो यहाँ पे जो है भगवान विष्णु, ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे भगवान विष्णु को जो है आपका पूजा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो 108 दिव्य देशम है, अवतार है, उनमें से एक जो है आपके बद्रीनाथ में है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान गढ़ा था? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बच्चे आपका नारा दिया था। उसके अलावा कुछ और नारे हैं जिन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से किसका है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का है, डू और डाई महात्मा गांधी का है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ये आपका बाल गंगाधर तिलक का है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के ही रहूंगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, आपका साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये आपका लाला लाजपत राय का है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है, सत्यमेव जयते ये आपका मदन मोहन मालवीय का है, जय जवान जय किसान ये आपका लाल बहादुर शास्त्री का है, ठीक है। और दिल्ली चलो जो है आपका सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। तो हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के द्वारा अपनी क्रांतिकारी रिवोल्यूशन कहेंगे, घटनाएं कहेंगे, ठीक है, उसको जो है आपका एक तरीके से घी में आग का काम बचे ये चीजें करती थी उस समय, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, नारे हैं। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 2011 का जो सेंसस है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और 2011 में जब हमारी जनगणना हुई थी तो उस समय जो है आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 1.21 बिलियन थी, ठीक है, 1.21 बिलियन थी, ठीक है। और उस समय जो है दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 7 बिलियन, ठीक है। तो कितना परसेंट है इसका? 7 का 1, ये है आपका लगभग 17.5%, ठीक है। उस समय की बात है 2011 की। अगली बच्चे ये किताब है यू आर यूनिक, ठीक है, बुक है यू आर यूनिक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहले तो बच्चे इनको भारत में मिसाइल का जनक कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में जो है इनको जाना जाता है सस्पेंसिव विटो का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। इन्होंने जो है आपका सस्पेंसिव विटो का इस्तेमाल किया था अपने टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। और यू आर यूनिक जो है किताब इनके द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा कुछ लीडर्स मैं आपको बता रही हूँ और उनके द्वारा जो किताबें हैं ये आपको मैं बता रही हूँ, पॉलिटिशियंस है बेसिकली, ये सारे के सारे जो है आपके पॉलिटिशियंस है और इनकी जो है आपकी किताबें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, यू आर यूनिक है, ठीक है। आपके नीलम संजीवा रेड्डी हैं, ये ऐसे हमारे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने कि निर्विरोध चुनाव जीता, ठीक है, विदाउट फियर और फेवर, ये भी किताब है बच्चे इनकी, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर है, इनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी विंग्स ऑफ फायर में है, ठीक है। आपके लाला लाजपत राय हैं, अनहैप्पी इंडिया लिखी इन्होंने। एपीजे अब्दुल कलाम फिर से टर्निंग पॉइंट लिखी इन्होंने, ठीक है। सरोजनी नायडू द स्केप्टर्ड फ्लूट लिखी उन्होंने, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव इन्होंने इनसाइडर लिखी, इनको भी याद रखना क्योंकि 2024 में भारत रत्न जो है इन्हें दिया गया है भारत सरकार के द्वारा।
वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, बहुत फेमस बुक है, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल 1922-1942, सुभाष चंद्र बोस की किताब है। द फीदर ऑफ द डॉन, ये सरोजिनी नायडू की किताब है। सरोजिनी नायडू को जो बच्चे आपको भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी जो है इनकी किताबें हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये गद्य से ज्यादा पद्य लिखती थी, मतलब कि पोएम बहुत ज्यादा लिखती थी। तो इनकी पोएम्स का बच्चे एक कलेक्शन है जिसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये जितनी अच्छी पॉलिटिशियन थी उतनी अच्छी राइटर भी थी। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू के बारे में आपको याद रखना है। इन्हीं का बर्थडे जो है भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल महिला दिवस के रूप में। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य का जो बच्चे मेन सेंटर है ना, वो है आपका हम्पी। हम्पी एक समय पे जो है आपका क्या था, कैपिटल था। ये विजयनगर साम्राज्य का क्या था, कैपिटल था। तो जहां पे राजधानी है वहीं पे जो है ज्यादा कल्चर डेवलप हुआ है, इसीलिए इसके जो भी चीजें आपको मिलेंगी विजयनगर साम्राज्य के कल्चर के बारे में, आर्ट के बारे में, वो आपको हम्पी से ही मिलेंगी। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या हुआ, जब आपका विजयनगर साम्राज्य का समापन हुआ, मतलब कि जब इसे जो है आपका युद्ध होता है, तालिकोटा का युद्ध, तो तालिकोटा के युद्ध में जो है आपका हम्पी को पूरी तरीके से जो है आपका तोड़ दिया जाता है। तो अभी वहां पे आपको रिमेन्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, बाकी हम्पी के बाहर बाहर जो है आपके, जो हम्पी मेन सिटी है उसके बाहर जो है बाकी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें बच्चे आपकी कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले आता है आपका विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल जो है आपका, ये हम्पी विरूपाक्ष टेम्पल है। ठीक है, हम्पी में सिचुएटेड है, कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी वो किया गया है, लिस्ट किया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका 7वीं सेंचुरी में बना है, लक्कन दनिशा के अंडर में इसे बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है बच्चे आपका उस समय जो राजे थे वो थे आपके देवराय सेकंड। ठीक है, और ये कौन से भगवान की पूजा की जाती है यहाँ पे? लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की जो है पूजा यहाँ पे की जाती है। अगला जो टेम्पल है बच्चे आपको यहाँ पे मिलेगा वो है बच्चे आपका हजारा राम टेम्पल। ठीक है, इसे हम रामचंद्र के टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इज लोकेटेड इन द रॉयल सेंटर ऑफ हम्पी, ये आपका हम्पी में ही लोकेटेड है। ठीक है, ये आपका 15th सेंचुरी में बना है और ये देवराय प्रथम के टाइम पीरियड पे बना है। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पे है, जो ये है आपका देवराय प्रथम के टाइम पीरियड पे है। ठीक है, और इसे जो है आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला बच्चे आपका विठल टेम्पल। विठल टेम्पल जो है ये भी विजयनगर आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती है। ठीक है, ये है आपका विठल टेम्पल। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल जो है आपको वहां पे मिलेंगे जो कि विजयनगर साम्राज्य के कल्चर के बारे में हमें बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आपका कल्चर फला फूला था। ठीक है, तो ये आपका विजयनगर कला के कुछ एग्जाम्पल है। किसने कहा कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? तो हमारे एग्जाम में बच्चे आपका एक तो नारे पूछे जाते हैं। ठीक है, नारों के अलावा जो है आपको मिलेंगे ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट। ठीक है, ये बड़े बड़े जो स्टेटमेंट है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें से आपको 1 सेकेंड, ये जो स्लोगन आप देख रहे हैं, एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है, ये किसका है बच्चे? ये अरस्तु का है। ठीक है, बहुत ही फेमस जो है आपके फिलोसोफर हुए अरस्तु। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपको ये कहा गया था। अरस्तु के शिष्य थे प्लेटो। ठीक है, दोनों का आपस में जो संबंध है वो याद रखिएगा। कुछ स्लोगन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि फिलोसॉफी की अगर हम बात करें तो भारत में जो है आपका रिसेंट जो सबसे रिसेंट फिलोसोफर हैं जिनकी काफी बातें पूछी जाती हैं, नारे पूछे जाते हैं, महात्मा गांधी। डू और डाई। ठीक है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु पत्थर मिले, ये भी इन्हीं का है। यू कैन चेन मी, यू कैन टॉर्चर मी, यू कैन इवन डिस्ट्रॉय दिस बॉडी बट यू विल नेवर imprison my mind. ठीक है, freedom is never dear at any price, it is the breath of life, what would a man not pay for living? Civil disobedience becomes a sacred duty when the state becomes lawless or corrupt. ठीक है, ये भी इनका ही है। freedom is not worth having if it does not cannot freedom to err, it passes my comprehension. Now human beings, be they ever so experienced and able, can delight and depriving other human beings of that precious right. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये इनकी सेइंग्स है, इनके जो है आपके क्या है स्लोगन्स है। तो महात्मा गांधी के स्लोगन्स थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा डू और डाई पढ़ा होगा, करो और मरो, जो कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। लेकिन बाकी भी बचे इनके आपके सेइंग्स है जो कि आपको थोड़ा सा ख्याल करने हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो।
अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? तो ये बच्चे आपके प्राचीन शिक्षा केंद्र है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से हमारे यहाँ पे एजुकेशन हब थे उसके बारे में जो है आपको बताया गया है। तो ये बच्चे आपका ओदंतपुरी कहाँ पे था? बिहार में है। आप लोगों ने नालंदा और तक्षशिला तो सुना होगा, उसके अलावा भी जो है यहाँ पे आपके एजुकेशन सेंटर थे। तो कहाँ पे एजुकेशन सेंटर थे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चे आपका तक्षशिला है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका बुद्धिस्ट सेंटर था, है ना, लर्निंग के लिए। और ये जो है आपका आज की बात करें तो आपको मिलेगा ये पाकिस्तान में। नालंदा की बात करें तो नालंदा आपको बिहार में मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन आज जो है दोबारा से इससे स्टार्ट किया जा रहा है। उसके बाद है बच्चे आपकी विक्रमशिला। विक्रमशिला ये धर्मपाल राजा के द्वारा, पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, उनके द्वारा जो है आपका ये बनाया गया था। ये भी आपको मिलेगा बिहार में। उसके बाद है बच्चे आपका वल्लभी, है ना, वल्लभी जो है आपका ये आज के गुजरात में सिचुएटेड है। ओदनपुरी की बात करें तो ये भी पाल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, और ये भी आपका जो है बिहार में है ना, ओदनपुरी। उसके बाद आपके हैं बच्चे पुष्पागिरी है। पुष्पागिरी जो है आपका एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स है, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, काशी बनारस ये जो है आपका हिंदू फिलोसफी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। ठीक है, सारनाथ ये जो है आपको यूपी में मिलेगा आज के डेट में। ठीक है, सोमपुरा महावीरा, ये महावीरा जो है आपको ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए बच्चे आपका जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका बांग्लादेश में है। फिर आपकी नादिया यूनिवर्सिटी है। नादिया यूनिवर्सिटी आपकी बंगाल में उस समय आपकी बनी थी। ठीक है, उसके बाद में बच्चे आपका है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम आपको कहाँ पे मिलेगा? तमिलनाडु में। तो ये जो है एंशिएंट टाइम में, है ना, प्राचीन भारत में जो है आपका अलग अलग कह सकते हैं कि स्ट्रीम को लेकर के अलग अलग स्ट्रीम के क्या है ये एजुकेशन हब है। ठीक है, उस समय पे कौन सा कहाँ था इसे याद रखिएगा। कांचीपुरम तमिलनाडु है, बनारस आपको पता है यूपी में है, सारनाथ आपका यूपी में है। इस तरीके से ना उस टाइम पीरियड के जो है आपके क्या है एजुकेशन हब है। नागालैंड किस वर्ष अलग राज्य के रूप में बनाया गया? ठीक है, एक तो बच्चे ईयर याद रखना, दूसरा किससे अलग हुआ था। 1963 में बच्चे आपके बनता है। तारीख है इसकी 1 दिसंबर। ठीक है, और ये 16वें स्टेट के रूप में बनता है, भारत का 16वां राज्य बनता है। और किससे अलग होकर के बनता है? असम से अलग होकर के बनता है। नक्शे में अगर आप नागालैंड को देखते हैं तो नागालैंड की एक तरफ बाउंड्री जो है आपकी म्यांमार से लगती है पूरब की तरफ, है ना, उत्तर की तरफ उत्तर पूरब में देखेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। पूरा का पूरा जो पश्चिम है इसका वो जो है असम से घिरा हुआ है। ठीक है, और दक्षिण की तरफ जो है इसका मणिपुर है। तो ये बच्चे आपका क्या है? ये है आपका नागालैंड स्टेट। ठीक है, नागालैंड में एक चीज खास जो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। भारत यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको अंग्रेजी ज्यादा बोलने और समझने में आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया है? ठीक है, अब ये है बच्चे आपका यूनेस्को। यूनेस्को की सूची होती है जिसमें कि अमूर्त धरोहरों को रखा जाता है। तो उन्हीं अमूर्त धरोहरों में एक जो है आपका क्या है? कुंभ मेला है। ठीक है, इसमें आपका कौन सा है? यूनेस्को की अमूर्त सूची में आपका कुंभ मेला है। ठीक है, पूछा जाएगा कब इसे रखा गया था, तो 2017 में वैसे इसे ऐड किया गया था। यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है इसकी एक लिस्ट है। ठीक है, और कुंभ मेले की अगर हम बात करें तो कुंभ मेला जो है आपका 4 जगह लगता है। एक आपका हरिद्वार में, इलाहाबाद में, ठीक है, एक आपका उज्जैन में, एक आपका नासिक में। हरिद्वार में गंगा के किनारे है, आपका इलाहाबाद में ये गंगा और यमुना का संगम है बच्चे, प्रयागराज। ठीक है, आपका उज्जैन है, यहाँ पे शिप्रा नदी है। नासिक है, यहाँ पे गोदावरी नदी है। तो इस तरीके से जो है आपका 4 अलग अलग जगह ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला है द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? द आइडिया ऑफ जस्टिस ये अमर्त्य सेन की किताब है। ठीक है, अमर्त्य सेन जो है हमारे भारत के इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल दिया गया ना। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसे मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो एक है आपका बहरीन, एक है आपका बच्चे बहरीन। बहरीन जो है आपका इसे कहा जाता है मोतियों का द्वीप। क्या कहा जाता है? मोतियों का द्वीप कहा जाता है। इसे मैं आपको नक्शे में दिखाऊंगी। ये रहा बच्चे आपका बहरीन। ठीक है, बहरीन आधिकारिक तौर पर बहरीन साम्राज्य पश्चिमी एशिया में एक द्वीपीय देश है। ये फारस की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये आपका पर्शियन गल्फ है, यानी कि फारस की खाड़ी है, यहाँ पे आपको बहरीन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए बच्चे, ये आपका जो है बहरीन इसे कहा जाता है। एक छोटा सा द्वीपीय देश है और इसे जो है आपका क्या कहा जाता है? मोतियों का द्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद
विकसित किया गया पहला बंदरगाह है? आपका मुंद्रा है, कांडला है, हजीरा है और भावनगर है। क्या पूछा है कि गुजरात में जो है आपका कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो कि स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे पहले बनाया गया था? तो ये बच्चे आपका कौन सा है? कांडला बंदरगाह है ना। मुंद्रा, हजीरा, भावनगर, कांडला, ये चारों ही बच्चे आपके गुजरात में है, लेकिन सबसे पुराना इनमें से कौन सा है? आपका कांडला बंदरगाह है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के अलग होने के बाद में जो है आपका ये बना है, याद रखिएगा इसे। इसे जो है दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये बच्चे आपका भारत का पश्चिम तट है, और भारत के पश्चिम तट में जो है खूब सारे बंदरगाह हैं। उसमें से जो है आपका सबसे ऊपर देखेंगे गुजरात में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, जिसे हम कांडला बंदरगाह कहते हैं। वहीं पे जो है आपका मुंद्रा भी है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पोरबंदर पोर्ट है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो फिर आ जाता है आपका भावनगर वाला, भरूच वाला, फिर सूरत वाला। ये सारे के सारे जो है आपके गुजरात में है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रत्नागिरी मिलेगा। फिर आपका बच्चे यहाँ पे है गोवा। गोवा में पणजी है, आपका मार्मोगांव है। ठीक है, फिर आपका कर्नाटका है, एक बड़ा पोर्ट है यहाँ पे मंगलुरु। फिर आपका केरला है, केरला में कोची, और आपका अल्लापुझा है। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके पोर्ट सिटीज हैं। ठीक है, बंदरगाह शहर है जहां पर कि पोर्ट के रूप में इनको डेवलप किया गया है। तो गुजरात का याद रखना, गुजरात में जितने आपके पोर्ट है उनमें से सबसे पुराना जो है आपका कांदरा है। ठीक है, सॉरी कांडला है, और इसका नाम जो है रिनेम करके आपका क्या हुआ है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट हुआ है। अच्छा, 1956 में मिनामाटा रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हुआ था? मिनामाटा, ये जो मिनामाटा रोग है बच्चे, ये एक जगह के नाम पे है। ठीक है, तो मिनामाटा रोग जो है ये तब हुआ था जब वाटर पॉल्यूट हो गया था। 1956 की अगर हम बात करें तो एक बीमारी जो है बच्चे आपकी फैलने लगी। कैसे? पानी से। लोगों को पता चला कि जिस पानी को हम पी रहे हैं वो साफ नहीं है। तो उस पानी में ऐसा क्या था, ऐसे क्या विषैली चीज थी जिसके कारण वो जो है आपका उन लोगों को ये डिजीज हो रही थी? तो उसमें था बच्चे मरकरी। मरकरी की अधिकता, ऐसा नहीं कि मरकरी कुछ परसेंटेज में नहीं होता है, कुछ परसेंट में होता है, लेकिन जब इसकी अधिकता हो जाती है तो ये जो है आपका हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो मरकरी पॉइजनिंग के कारण जो है आपका एक डिजीज होने लगी। ठीक है, और ये जो है बच्चे आपका मिनामाटा, तो मिथाइल मरकरी जो है आपकी फैली मिनामाटा बे में। ठीक है, और कैसे फैली थी ये मिनामाटा बे? मिनामाटा जो आपकी बे यानी कि खाड़ी थी, उसमें जो है बच्चे एक पौधा है आपका एक पौधा है आपका। ठीक है, उस पौधे से जो है आपका एक केमिकल रिस करके डिस्चार्ज होकर के इस बे में मिला, और फिर बे के आसपास जो लोग थे उन्होंने पानी जब आपका कंज्यूम किया होगा तो वहां पर जो है बच्चे आपका ये डिजीज होने लग गया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजी को जो है आपका हमारे जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को इफेक्ट करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है आपके होने लगते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिनामाटा डिजीज। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मिनामाटा डिजीज जो है आपका ये 1956 में फैला था, और किसके कारण? ये आपका मरकरी। ठीक है, मरकरी का पॉइजन है। वेदों की ओर लौटो, ये कथन किसका था? फिर से आ गया आपका एक सेइंग, ये बच्चे आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये आपका कहा था, और ये इसलिए कहा था क्योंकि इस समय तक जब स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आपका जब बड़े हुए, एजुकेट हुए, ठीक है, बाहर से पढ़ाई हुई थी इनकी, तो जब एजुकेट हुए तो इन्होंने देखा कि हमारे समाज में धर्म का जो रूप माना जा रहा है ना, जो जो है आपका रूप चला हुआ है वो सही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, जो आप लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं, वो एक्चुअल में सही नहीं है। ठीक है, तो अगर बच्चे हम दयानंद सरस्वती की बात करें, इनको अधिकतर जो है हम जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक के रूप में। बहुत बार प्रश्न आता है आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, कब बनाया था बच्चे? 1875 में से बनाया गया था। ठीक है, वैदिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करने के लिए। और इनकी एक बहुत ही फेमस जो है आपकी किताब है, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। तो बेसिकली इनके जो है आपकी फिलोसॉफी आपको सत्यार्थ प्रकाश में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चे, ये है आपके दयानंद सरस्वती, और इनको जाना जाता है आर्य समाज की स्थापना के लिए। हमारे आज के इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में आप लोग देखते हैं डीएवी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो डीएवी बेसिकली क्या है आपका? ये कॉम्बिनेशन है बच्चे। ठीक है, वैदिक कल्चर पे चलने वाले इंग्लिश कॉलेजेस। ठीक है, वैदिक कल्चर पे चलने वाले इंग्लिश कॉलेजेस, पढ़ने के लिए मीडियम के रूप में हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी नैतिक मूल्य है, उसके लिए हम अपने वेदों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी अवधारणा पे, इसी थ्योरी पे जो है आपकी बहुत सारे डीएवी स्कूल्स बने हैं। ठीक है, अगला बच्चे आपका ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी जो है आपका कौन से खेल से संबंधित है?
अभी जो अभी वाला ईरानी कप है वो भी आपको याद रखना है बच्चे, ये क्रिकेट में होता है। होता किस में है आपका? क्रिकेट में होता है। और अभी रिसेंटली जो है 2025 का ईरानी कप है ये आपका विदर्भ ने जीता है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा करके इन्होंने जीता है। तो विदर्भ की टीम जो है इस बार जीती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने थे? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये है आपके बैडमिंटन जीतने वाली पहली खिलाड़ी, ठीक है। तो ये बनी थी बच्चे आपकी पीवी सिंधु। अब मैं आपको पीवी सिंधु को कुछ अचीवमेंट बता रही हूँ, याद रखना, यहाँ से भी जो है आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो बच्चे ये जो है आपकी पहली इंडियन थी जिन्होंने कि 5 मेडल जीते हैं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। एक उनमें से गोल्ड है, 2 आपके सिल्वर है और 2 आपके ब्रॉन्ज है, ठीक है। उसके बाद आता है इनकी ओलंपिक जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं रियो 2016। रियो 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, वुमेन सिंगल में। सी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, ठीक है। सबसे कम उम्र की जो है आपकी खिलाड़ी बनी जिन्होंने कि इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता भारतीय होने के नाते। उसके बाद में दूसरा ओलंपिक आता है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। ब्रॉन्ज मेडल बच्चे इन्होंने यहाँ पे जीता और ये जो है आपकी पहली इंडियन वुमेन बन गई 2 बार लगातार जो है ओलंपिक मेडल जीतने वाली। पहला जो है आपका इन्होंने जीता था रियो में 2016 और दूसरा जो है इन्होंने टोक्यो में जीत लिया, है ना। तो कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार 2 ओलंपिक मेडल इन्होंने अपने नाम कर लिए। फिर आता है बच्चे आपका BWF वर्ल्ड टूर फाइनल। इन्होंने जो है आपका 2018 में पहली बार ये वर्ल्ड टूर का जो फाइनल था वो जीता था। इंडियन ओपन की बात करें तो 2017 में इन्होंने वुमेन सिंगल जीता था, ठीक है। इनको भारत सरकार ने इनके अचीवमेंट देखते हुए बहुत सारे सम्मान दिए हैं। बात करें अर्जुन अवार्ड की 2013 में जिन्होंने जीत लिया, पद्मश्री जो है 2015 में इन्होंने मिला, खेल रत्न पुरस्कार 2016 में मिला और पद्म भूषण जो है इनको 2020 में मिल गया, ठीक है। अभी जो बच्चे पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक में जो है इन्होंने भारत का फ्लैग बियरर का काम किया था, है ना। भारत के जो झंडा था वो उन्हीं के हाथों में था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो PV सिंधु के नाम पे काफी सारे अचीवमेंट है बच्चे। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए केरल के तो सबसे ज्यादा है ही, केरल के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है आपका मिजोरम, ठीक है। सबसे पहले देखिए बच्चे आपका केरला है 93%, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका लक्षद्वीप है। अब हालांकि लक्षद्वीप राज्य नहीं है, तो दूसरे नंबर पर राज्य पूछेगा तो हम मिजोरम ही कहेंगे क्योंकि लक्षद्वीप जो है आपका यूटी है, ठीक है। तो केरला की 93 है, मिजोरम की 91 है और आपका लक्षद्वीप की है 92%, ठीक है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप जो है आपका ये केरला के बाद जो है आपका दूसरा सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे तो लक्षद्वीप नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ राज्य की बात हो रही है। तो राज्य में आपका क्या आएगा बच्चे? मिजोरम आएगा, ठीक है। पर्यावरण मित्रता के संदर्भ में ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किस परिदृश्य पर लागू होता है? ब्लू फ्लैग ये किसे मिलता है? तो ब्लू फ्लैग बच्चे आपका मिलता है तटों को, ठीक है। रिसेंटली अभी बिल्कुल करंट आपको बता रही हूँ, महाराष्ट्र के 5 बीचेस को जो है आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बच्चे बीचेस को मिलता है। बेसिकली कुछ आपके मापदंड होते हैं, अगर वो कोई भी बीच जो है उन मापदंडों को फॉलो करता है या फिर कंप्लीट करता है तो उनको जो है आपको ये सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपको याद रखना है। उड़ीसा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। यह टैग तट पर पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है जो कि पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं के साथ में बनाए रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गंदा बीच है तो उसको दे दिया, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी, किस तरीके से बीच को रख रखाव है, किस तरीके से उसे मेंटेन किया गया है, कितना जो है आपका टूरिस्ट फ्रेंडली है, ठीक है, स्वच्छता कैसी है वहां पे, इन सभी चीजों को देखा जाता है, फिर जाकर के जो है आपको किसी को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उड़ीसा में जो कोणार्क तट है चंद्रभागा, उसको जो है आपका ब्लू फ्लैग मिला था और ये एशिया का पहला समुद्र तट बना था ये फ्लैग, ये टैग पाने वाला। अच्छा, GSAT-3 को इस नाम से भी जाना जाता है। GSAT का मतलब क्या है बच्चा? सेट का मतलब है सैटेलाइट, जी का मतलब आपका क्या है? जी का मतलब है आपका देखो इसे बच्चे हम एजुसेट भी कहते हैं, ठीक है। एजुसेट का मतलब क्या है आपका? एजुसेट का मतलब है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो एजुसेट जो है आपका ये पहला भारतीय उपग्रह था जो कि विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसे याद रखना बच्चे,
जीसैट जो है आपका ये पहला ऐसा सैटेलाइट था, ये बना था आपका 2004 में। 2004 में बच्चे आपका संचार उपग्रह बनाया गया था, इसे इसरो के द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया था। और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या था कि ये एजुकेशन के लिए काम करे। तो एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड ये आपका पहला भारतीय उपग्रह था। इसे एडोसेट भी कहा जाता है और इसे इसका नाम जो है आपका GSAT-3 है। ठीक है, GSAT-3 ये उसमें है, लेकिन एडोसेट जो है इसका दूसरा नाम है, अल्टरनेटिव नेम है। अच्छा, क्राइम एंड पनिशमेंट उपन्यास के लेखक कौन है? क्राइम एंड पनिशमेंट ये बच्चे आपका है फ्योडर दोस्तोवस्की। ठीक है, फ्योडर दोस्तोवस्की का जो है आपका किताब है। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को यानी कि आर्यभट्ट को लेकर के गया था? आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट था, लेकिन इसके लिए इसे लॉन्च करने के लिए हमारे पास तब तक जो है रॉकेट की सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो रॉकेट जो है हमें दिया रसिया ने, मतलब कि रसिया ने ही इसे लॉन्च किया था। और जिस रॉकेट से बच्चे इसे भेजा गया था उसके आपको याद रखना है, यह है आपका इंटरकॉस्मोस। ठीक है, तो जो सोवियत का कॉस्मोस 3 था, कॉस्मोस 3M रॉकेट था, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और ये बच्चे आपका हुआ है 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को हमारा ये जो आर्यभट्ट था ये जो है बच्चे हमने लॉन्च किया था। ठीक है, तो कपुस्तिन यान से कपुस्तिन यार, ठीक है, कपुस्तिन यार से इसे सोवियत के कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। लोकप्रिय रॉकेट मूर्तिकला गंगा का अवतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? रॉकेट यानी कि चट्टानों को बना करके, पत्थरों को काट करके जो मूर्तिकला बनाई जाती है वो है आपका रॉकेट मूर्तिकला। तो भारत में जो है आपका बच्चे एक रॉकेट मूर्तिकला है, इसे कहते हैं गंगा का अवतरण। ठीक है, तो गंगा का अवतरण जो है आपको मिलेगा महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम बहुत ही फेमस बच्चे आपका टेम्पल है, तमिलनाडु में बच्चे आपको ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका क्या है, मामल्लपुरम है ना, या फिर आपका महाबलीपुरम है। तो यहाँ पे बच्चे आपका जो है मंदिर है जहाँ पर कि ये रॉकेट आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, जानवरों के संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बक्सा जो है आपका ये छत्तीसगढ़ में है, नौकरिक मेघालय में है, नंदा देवी हिमाचल में है, और आपका गिर जो है राजस्थान में है। गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। गिर आपका गुजरात में है। ठीक है, आपका नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में है। नौकरेक जो है आपका मेघालय में। बक्सा जो है बच्चे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है ना। तो कौन सा वाला जो सही है ये आपका है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, तो इनको बच्चे थोड़ा सा याद रखना। एक और चीज याद रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे आपका हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका खीरगंगा नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। ठीक है, आपका इंदर किला नेशनल पार्क है। ठीक है, आपका जो है सिम्बलवारा नेशनल पार्क है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपके क्या है, ये नेशनल पार्क है। इनमें से एक नेशनल पार्क है बच्चे जिसे हम कहते हैं पिन वैली। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क। और ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है ना, ये यहाँ पे बच्चे जो है आपका यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं लाहौल स्पीति। ठीक है, स्पीति वाला क्षेत्र। तो स्पीति वाला पूरा क्षेत्र जो है ये आता है कोल्ड डेजर्ट में। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में। रिसेंटली जो है आपका इस कोल्ड डेजर्ट को जो है आपका भारत के कोल्ड डेजर्ट को ग्लोबल मान्यता भी मिली है। तो इसे आपको याद रखना है कि कोल्ड डेजर्ट जो है आपका कहाँ पे है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। इसके अंतर्गत ही बच्चे आपका पिन वैली नेशनल पार्क भी आता है। ठीक है, तो ये है आपके संरक्षण क्षेत्र, कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो इसके लिए तो आपको याद करना है कि कहाँ पे पहले गुजरती है। ठीक है, ये मैप बच्चे हमेशा याद रखिएगा, ये नक्शा है जिसमें ये आप लोग देखेंगे ये जो आपकी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वो कौन कौन से देशों से होकर के गुजर रही है। ठीक है, सबसे पहले आपको मिलेगा बच्चे यहाँ पे इक्वाडोर है। ठीक है, ये आपका कोलंबिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ब्राजील है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है आपका अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका में सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका साओ टोम है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका कोंगो आता है, कोंगो के बाद में आपका गेबन आता है, गेबन के बाद में आपका कोंगो आता है। ठीक है, फिर आपका युगांडा है, फिर आपका कीनिया आता है, फिर लास्ट में आपका सोमालिया आता है। ठीक है, ये एशियन आ गया, आपका मालदीव आ गया, और इधर जो है आपका इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे जो है आपका किरीबाती हो गया। ठीक है, तो एशिया में तो बच्चे आपका यहाँ पे मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, किरीबाती हो गया, है ना, ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जो है अफ्रीकन कंट्रीज है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से उपमहाद्वीप की, कौन से महाद्वीप की जो कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा इक्वेटर को टच करती है, तो ये है आपका
कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में जो है आपके कितने हैं? 3 देश हैं जो कि इसको टच कर रहे हैं। उसके बाद अफ्रीका में आएंगे तो अफ्रीका में जो है आपके ये 5 से ज्यादा देश हैं जो कि इक्वेटर को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे आपके टोटल अगर देखेंगे ना सभी को जोड़ करके, टोटल जो है आपके 13 देश हैं जो कि इक्वेटर को टच करते हैं। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, साओ टोम प्रिंसिपिया हो गया, गैबन हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरीबाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एशिया में कितने हैं बच्चे? एशिया में इंडोनेशिया है, किरीबाती और आपका मालदीव है। ठीक है, बाकी जो है सबसे ज्यादा है आपके अफ्रीका में, जो कि इक्वेटर को यानी कि भूमध्य रेखा को टच करते हैं। उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष है, सलमान रश्दी है, विक्रम सेठ है, अरविंद अडिगा है। तो बच्चे मिडनाइट चिल्ड्रन जो है आपका सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनकी किताबें बहुत फेमस है। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन ने जो है बुकर प्राइज जीता था। ठीक है, इस किताब के लिए इनको 1981 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनकी जो बाकी किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे सैटनिक वर्सेस, दी सैटनिक वर्सेस, ये भी आपकी किताब पूछी जाती है। ठीक है, आपका मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये भी आपकी किताब पूछी जाती है। ठीक है, आपकी नाइफ है, अभी रिसेंटली है, बिल्कुल 2024 का जो है आपका है नाइफ, ये भी इन्होंने लिखी है। विक्ट्री सिटी ये आपकी 2023 की है, ये भी आपकी रिसेंट में है। तो रिसेंट ईयर्स में तो बच्चे 2 किताबें हैं, नाइफ होगी आपकी, विक्ट्री सिटी हो गई ना, ये 2 हो गए आपके रिसेंट ईयर्स वाली। उसके बाद जो है आपकी जो पुरानी है जिसको ज्यादा सराहा गया है, एक आपका मिडनाइट चिल्ड्रन है। ठीक है, एक आपके सैटनिक वर्सेस है, दोनों को ही याद रखिएगा। भारत के द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया है? तो चंद्रयान 2 को जब भेजा गया था, इसका लैंडर था बच्चे आपका विक्रम। जब हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो उन्हीं नामों के साथ में लॉन्च किया गया है ना। चंद्रयान 2 जो है बच्चे सक्सेसफुली नहीं हुआ था, ये जो है क्रैश हो गया था। हमने इसे जो है चांद पे उतारते समय ये क्रैश लैंडिंग हो गई थी, इसे मालूम नहीं चला कि कहाँ गिरा वहां पे, है ना। तो ये जो है आपका चंद्रयान 2 था, इसके लैंडर का नाम भी विक्रम था। जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो उसके लैंडर का नाम भी जो है आपका विक्रम ही रखा गया। ठीक है, तो ये आपका 2019 को चंद्रयान 2 जो है आपका ये 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। उसके बाद चंद्रयान 3 की बात करें जिसमें हम सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो ये आपका कहाँ लैंड कब हुआ था बच्चे? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को ये जो है आपका सफलतापूर्वक लैंड हो गया था। इस समय भी हमने लैंडर का नाम विक्रम रखा था और रोवर का नाम जो है आपका प्रज्ञान ही रखा था। तो चंद्रयान 2 जो है आपका जो अनसक्सेसफुल हुआ था उसके ही नाम को जो है हमने फिर आगे कैरी ऑन किया चंद्रयान 3 के साथ में। ठीक है, तो ये डेट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 23 वो दिन था जिस दिन हम सक्सेसफुली चांद पे पहुंच गए थे। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ये थे बच्चे आपके राधानाथ सिकदार। ठीक है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक एक्सवी के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को केवल एच के रूप में लेबल किया गया था। इसे 1850 तक पीक एक्सवी में बदल दिया गया और 1865 में पीक एक्सवी का नाम बदल करके 1930 से आपका 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है ना। तो इस तरीके से जो है इसका नाम बदला है। पूछा जाएगा सबसे पहले आपके जो माउंट एवरेस्ट का नाम था वो क्या था बच्चे? इसे पीक एक्सवी कहते थे, है ना। उसके बाद में जो है इसे काफी समय तक जो है आपका एचबी कहा गया, है ना। और उसके बाद में जो है इसका जो एक्चुअल नाम पड़ा वो है आपका 1865 में, है ना। एक्सवी का नाम बदल करके जो है आपका ये बदल आपका जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रख दिया गया। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसका सबसे पहला सर्वे करने वाला या फिर गणना करने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका राधानाथ सिकदार। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कौन सी किताब, वैसे ये आपका हिस्ट्री का भी पोर्शन है लेकिन हम बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं तो बुक्स एंड ऑथर जो है आपका ये स्टैटिक जीके में भी आता है। ठीक है, तारीख फिरोजशाही बच्चे बहुत फेमस किताब है जो कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ठीक है, यह आपका मेडिवल हिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है, और ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, इसका मतलब जियाउद्दीन बर्नी कौन से काल में थे? ये थे आपके तुगलक वंश के टाइम पीरियड पे। ठीक है, अच्छा, कितने मार्च को जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च के महीने में बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। मार्च 3 को जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आता है। मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है।
मार्च 15 को आपका आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 20 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, 21 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 22 को आता है वर्ल्ड वाटर डे, और फिर आता है आपका 23 को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, है ना। और अभी जो है आपका रिसेंट वाला जो एग्जाम में आने लगा है, ये आपका वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी डे आता है आपका मार्च 24 को, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अच्छा, 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन से साल समाप्त हुई थी? क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये जो है लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया है। 2017 में इसका टेन्योर पूरा हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 2012 को लागू हुई, 2012 से लेकर के 2017 तक 5 साल तक जो है आपका ये चली थी। अच्छा, इस वाली पंचवर्षीय योजना जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से लेकर के 2017 तक बच्चे आपकी चलती है, ठीक है। और इसका एम क्या रखा जाता है? एम रखा जाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, या फिर कह सकते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो है आपका इसके एम रखा गया था। और इसका टारगेट बच्चे जो आपका रखा गया था 8.2%, ठीक है, विद अ टारगेट ऑफ 8.2%, ठीक है। तो आपका उद्देश्य याद रखना है आपको, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इसका उद्देश्य था, और 2017 में जो है आपका ये खत्म हो गया था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो तापी नदी कौन कौन से राज्यों से जो है पानी ग्रहण करती है, वो आपको अगर याद रहेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। तो तापी रिवर की अगर हम बात करें, वेस्ट सेंट्रल इंडिया की आपकी एक रिवर है, ठीक है। और ये जो है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात से होकर के बहती है। राजस्थान से जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो तापी को अगर आप लोग देखेंगे ना बच्चे, ये आपको यहाँ पे पूर्णा, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपकी जगह है, यहाँ से आपकी इस तरीके से निकलती है, ठीक है। फिर जो है आपका ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद में जो है आपका ये जाएगी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में जो है आपका ये जाएगी गुजरात, है ना। तो इस तरीके से इसमें कुछ डैम्स हैं जो एग्जाम में जैसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चे आपका। एक तो है आपका उकाई डैम, है ना, बहुत बार एग्जाम में आता है। उकाई डैम कौन से नदी पे बना है? तो ये बना है आपका कौन से, ये बना है आपका तापी नदी पे, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके यहाँ पे तापी रिवर के बारे में थोड़ा सा याद रखना। तापी नदी भारत की उन नदियों में से है जो कि भारत में पश्चिम की तरफ बहती है, ना कि पूर्व की तरफ, है ना। अरब सागर में जाकर के गिर जाती है ना, अरब सागर में जाकर के गिरती है। और उसके बाद में बच्चे इसकी कुछ सहायक नदी है। तो सहायक नदी में बच्चे एक तो इसकी पूर्णा आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तापी नदी को, तो इसमें जो है आपका आती है पूर्णा के अलावा इसके आती है, यहाँ पे है गिरना, ठीक है। पूर्णा हो गई, गिरना हो गई, ये इसी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अमरावती हो गई आपकी, ये जो है इसकी सहायक नदी आपको मिलेंगी। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में क्रूड जन्म दर सबसे कम है? क्रूड जन्म दर, यह बच्चे आपका क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। तो क्रूड बर्थ रेट यानी कि अपरिष्कृत जन्म दर वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाती है। प्रति 1000 जनसंख्या पर मध्य वर्ष का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि एक साल में जो है टोटल कितने बच्चों ने जो है जीवित जन्म लिया है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो सबसे कम जो है हमने देखा कहाँ पे? केरला में, ठीक है। क्रूड जन्म दर जो है सबसे कम था किसका? 2011 के अकॉर्डिंग केरला का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि संजय बारू के द्वारा लिखी गई है? तो यह है आपके द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है बच्चे, इसमें बेसिकली मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया है, ठीक है। और संजय बारू के द्वारा किताब लिखी गई है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपकी कांग्रेस वो नहीं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 के बाद के जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये जो कांग्रेस पार्टी है उसकी बात हो रही है। तो सोनिया गांधी ने बच्चे लगभग 19 साल, ठीक है, लगभग जो है 19 साल जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष रही, सबसे लंबे समय तक, ठीक है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो हेड है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। निम्नलिखित में से कौन सी 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता के द्वारा अरबी में लिखी गई एक यात्रा पुस्तक थी? तो अब इब्न बतूता जो है आपके बच्चे कहाँ से आए थे? ये आए थे आपके मोरक्को से। इन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी आपकी रिहला, ठीक है। रिहला नाम की किताब लिखी, कौन सी भाषा में लिखी? अरबी भाषा में लिखी, ठीक है। अच्छा, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? माइंड मास्टर। तो माइंड मास्टर से आपको याद रखना है बच्चे, ये आपका माइंड गेम के बारे में है, यानी कि चेस के बारे में, शतरंज के बारे में है। और हमारे देश में जो चेस के सबसे पहले जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे या फिर हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे वो है आपके विश्वनाथन आनंद, ठीक है। इनके बाद तो फिर
फिर जो है आपके कोई नहीं रुका। आज की डेट में अगर आप देखेंगे 80 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर है इंडिया में, ठीक है, और उन 80 से ज्यादा ग्रैंड मास्टर्स में से ज्यादातर मेल हैं, ठीक है, लड़के हैं, सिर्फ जो है आपकी 4 महिलाएं हैं, है ना। रिसेंटली जो है आपकी दिव्या देशमुख, इनका भी नाम याद रखना, रिसेंटली बचे आपके दिव्या देशमुख, ये जो है आपकी ग्रैंड मास्टर बनी है, जो भारत से जो है आपकी महिलाओं में चौथी ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की कृति नहीं है, मतलब कि कालिदास की किताब नहीं है? तो मेघदूत है, विक्रमोर्वशीय है, कुमार संभव है, तीनों ही बच्चे नाटक हैं और तीनों ही कालिदास ने लिखी हैं। जो काम सूत्र है ये जो है आपके कालिदास की नहीं है, ये वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा। द इकाबुक, अब जो है आपकी किताबें हैं लगातार, द इकाबुक किसकी है? यह है जेके राउलिंग, जिनकी हैरी पॉटर है। भारत की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि जो हमारी गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो आपकी स्टेच्यू है, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये बच्चे एससीओ के 8 अजूबों यानी कि संघाई सहयोग संगठन की का हिस्सा बन गई है। ये प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके असम में, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बच्चे किसकी है? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये प्रतिमा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है। ये नर्मदा नदी में साधु बेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है, साधु बेट द्वीप पर आपको मिलेगी। अच्छा, भारत किस महीने में विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है? तो बेसिक सा है ना, जब सारा विश्व मनाता है तभी हम भी मनाते हैं बच्चे, ठीक है। तो कब आता है आपका? जून में, है ना, तो 5 जून को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? और रिसेंटली किसे दिया गया है? दोनों ही चीज याद रखेंगे। तो ये बच्चे आपका पहली बार दिया गया था 1986 में, ठीक है, और रिसेंट जो है आपका, इनका नाम है मिशेल बेकलेट, ठीक है, मिशेल बेकलेट इनका नाम है, इनको दिया गया है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है चिली के, ठीक है, इनको जो है बच्चे आपका दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज, इंदिरा गांधी के नाम पे जो शांति पुरस्कार दिया जाता है वो, ठीक है। तो 2024, क्योंकि 2025 का भी विनर जो है ना वो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उनकी घोषणा नहीं हुई है। अगला है आपका पीआईएल का संक्षिप्त रूप क्या है? तो पीआईएल मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका नाम है। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ये पीआईएल की अवधारणा के प्रेरणाता थे, है ना। मतलब बहुत बार बच्चे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो पीआईएल जो शुरुआत हुई है इसके पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका पी.एन. भगवती को, पी.एन. भगवती को। चलिए, तो आज का सेशन बच्चे यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ज्यादा बार शायद देखे भी होंगे, एग्जाम्स में देखे होंगे। अब आपकी जो सेल चल रही है ना बच्चे, ये आपके 19 से लेकर के 23 अक्टूबर तक है, ठीक है। तो 23 अक्टूबर तक जो है आप इनका फायदा उठा सकते हैं, सेल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, ठीक है, तो आप जो है दूसरे बच्चों को बता सकते हैं जो कि कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि मेकेडीजी के कोर्सेज बहुत महंगे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं बाकी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जिनको अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेज लेने हैं। आपके लिए जो है दिवाली सेल के रूप में ये 50% का ऑफर है, ठीक है। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कूपन कोड के साथ में। कूपन कोड क्या है? MIE है। उसके अलावा एनएसपीसी के लिए बच्चे एक रिवीजन बैच है जिसकी कीमत बहुत कम है, 299 है। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो वैसी बात है और आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे एनएचपीसी के लिए, ठीक है, SSC JEE के लिए, तो उसका भी फायदा आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।